नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम बात करने वाले हैं चेकलिस्ट को कैसे भरें। चेकलिस्ट के बारे में ही वीडियो हम पूरी बनाने वाले हैं। और इससे पहले आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट करवा लिया होगा और ऑनलाइन कंप्लीट वेरिफिकेशन में आपने लगभग पूर्ण दस्तावेज आपके ऑनलाइन अपलोड कर दिए होंगे। उसके बाद में आपको चेकलिस्ट भर करके ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि चेकलिस्ट को कैसे भरा जाए। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में हम आपको चेकलिस्ट को भरने से संबंधित जानकारी साझा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं साथियों चेकलिस्ट के बारे में। ठीक है साथियों, तो ये चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको भरना है दस्तावेज सत्यापित जिला। ठीक है साथियों, अर्थात जो भी आपका दस्तावेज सत्यापित जिला होगा, यहाँ पर आपको जिला आपको मिला है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में ने जिला पर रखा है 12, अर्थात आपको जो भी आपका जिला है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जो भी आपका जिला है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जिला का नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी के रोल नंबर भर देने हैं। उसके बाद में यदि आप टीएसपी एरिया से तो टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया से तो नॉन टीएसपी एरिया। ठीक है ना। उसके बाद में आपको जो भी आपकी आवेदन संख्या है, ये आपको आवेदन संख्या यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आपको अभ्यर्थी का नाम लिख देना है। उसके बाद में माताजी का नाम यहाँ पे, और इधर आपका जो भी विषय है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अंग्रेजी लिख रखा है, जिस साथी का हिंदी से है, संस्कृत से है, तो जिससे भी आपका है तो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं आधार संख्या। यहाँ पर आधार संख्या देनी है आपको, जिसकी जो आधार संख्या होगी, और उसके बाद में पिताजी का नाम, और उसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि देनी है। तो ये तो आपकी सामान्य डिटेल होगी, जो कि सब साथी अलग अलग देंगे, जिसकी जो डिटेल होगी वो यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं चेकलिस्ट के बारे में। ठीक है साथियों, जो पूरी हमारी चेकलिस्ट होने वाली है, इसमें उन दस्तावेजों की अपन चर्चा करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 पर। ठीक है साथियों, तो नंबर 1 पे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अर्थात जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, सबसे पहले उसकी मेन प्रति होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रति, और उसके बाद में विस्तृत आवेदन की प्रति नंबर 2 पे आप उसको संलग्न कर देंगे। अर्थात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको सबसे पहले तो 3 सेट तैयार करने हैं। ठीक है ना, 3 सेट तैयार करने हैं। और यहाँ पर जो संलग्न संख्या दे रखी है, संलग्न संख्या, तो यहाँ पर वह संख्या डालेंगे जैसे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रति, तो ये पूरा एक संख्या डाल देंगे इस पर कि 1 नंबर हो जाएगा। फिर विस्तृत आवेदन की प्रति तो 2 नंबर पे, आधार कार्ड 3 नंबर पे, अर्थात एक के बाद एक जैसे आप दस्तावेज लगाते हुए जाएंगे, स्टेट करते हुए जाएंगे उसके साथ, तो वो नंबर यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे 4 लिखा, 5 लिखा, फिर 5 के बाद फिर 5 लिखा, लगातार 2 बार 5 लिखा ना यहाँ पे। तो ये वही बात है कि यहाँ पर उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की फिर ये आपको जो डिटेल देनी है, भाई 500 में से कितने आए, कितनी % बनी, तो वो चीज़ है। तो ये दोनों 5 नंबर पे होंगे डॉक्यूमेंट, तो 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट ये होगा। फिर 6ठे नंबर का डॉक्यूमेंट आपका स्नातक वाला होगा, और फिर ये जो स्नातक की आपको दे रही डिटेल, ये भी 6 नंबर पे आएगी। ठीक है ना साथियों, तो इस प्रकार से मैंने संख्या डाल रखी है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो जिस प्रकार जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, 15 होंगे तो 15 तक जाएगी, 16 होंगे तो 16 तक जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू होंगे उतने डॉक्यूमेंट यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है साथियों, तो नंबर 1 पर आपको वही ऑनलाइन आवेदन की प्रति लगानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, और उसके बाद में फिर विस्तृत आवेदन की प्रति। ठीक है ना, और इसी के बाद में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भी लगा देना है दूसरे नंबर पे। उसके बाद में ये 2 चीज़ें तो यहाँ पर हो जाएगी। एक तो आपने भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाया था, वो लगा देंगे आप, और 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, 1 और 2। उसके बाद में तीसरे नंबर से स्टार्ट करें अपन आधार कार्ड, अर्थात यदि किसी साथी के ऊपर नीचे भी हो रहे, जैसे कि किसी के आधार कार्ड दूसरे नंबर पे, ये किसी की 10वीं मार्कशीट बाद में, तो उसको उसी एवज में उसी तरीके से जैसे आपने चेकलिस्ट निकली है, जिस क्रम में उसमें जमे हुए हैं, तो उसी क्रम में आपको अपने दस्तावेज संलग्न करने। तो इस चेकलिस्ट में देखिए, आप तीसरे नंबर पे आधार कार्ड दे रखा है, तो आधार कार्ड तीसरे नंबर पे आधार कार्ड रहेगा, और यहाँ पर लिखा संलग्न स्व प्रमाणित, अर्थात आप स्व प्रमाणित करेंगे तो हाँ करना है सभी जगह, और यहाँ पर क्रम संख्या लिखनी है, और यदि आप लागू नहीं होंगे तो आपको लागू नहीं है ऐसा लिखना है। तो इसमें आप देखेंगे तो नंबर 3 पे आधार कार्ड लगा दिया। ठीक है ना, और नंबर 4 पर मैं देखेंगे तो माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, अर्थात 10वीं। तो चौथे नंबर का जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी। ठीक है, मार्कशीट की जेरोक्स होगी। ठीक है साथियों, चौथे नंबर पे। उसके बाद में 5वें नंबर पर बात करें तो उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, अर्थात आपकी 12वीं की मार्कशीट। अब 5वें नंबर पे 5वें नंबर का डॉक्यूमेंट होगा आपका ये। उसके बाद में जब आप आगे चलेंगे 6 नंबर पे देखेंगे तो इसमें भी वही 5वां नंबर ही होगा, अर्थात इसमें केवल आपको डिटेल दे रखी है कि भाई 500 में से कितने हैं, कितनी % बनी। हाँ, तो 5वें नंबर पर डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पर तो ये आ रहा है आपके स्नातक वाला। ठीक है, अर्थात ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में कितने नंबर आए, 1800 में से आए कितने प्राप्त हुए, 929, कितने % बने, 51। तो 6 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया। तो 7वें और 8वें में अपन ने 6 लिखा है, अर्थात 6 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया। तो 6 दस्तावेज तो हमने चेकलिस्ट के बाद में संलग्न कर दी।
ठीक है साथियों, 6 दस्तावेज अपन ने कंप्लीट कर दी। उसके बाद में अपन आगे चलते और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपको ये इधर की जो भी डिटेल इस दस्तावेज इस सत्यापन दल के उपयोग हेतु इसको आपको भरना नहीं है। ठीक है साथियों, ये दोनों के दोनों कॉलम आपको नहीं भरने, ठीक है ना, ये भी नहीं भरना और ये भी नहीं भरना, ये आपको खाली छोड़ना। ये कार्य वो करेंगे जो दल होगा, जो टीम होगी, जो कि आपको जज करेगी, चेक करेगी, आपकी लिस्ट को चेक करेगी, वो भरेंगे। जो भी टिप्पणी वगैरह करनी होगी तो वही करेंगे। आप लिखो भाई मूल दस्तावेज से मिलाने पर सही पाया गया, तो वो बताएंगे हाँ सही पाया गया, तो यहाँ हाँ लिखेंगे वो खुद। उसके बाद में नेक्स्ट आप इधर देखिए, यदि मूल दस्तावेज से अन्य बिन पाया गया और कोई भी जानकारी, तो फिर यहाँ वो लिख देंगे, उनको पता है। आपको इसमें परेशान नहीं होना, आपको केवल 2 ही चीज़ें लिखनी है, 1 और 2, संलग्न संख्या और संलग्न स्वप्रमाणित, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। तो ठीक है साथियों, यहाँ पर 8 संख्या हो गई और अपन ने लगभग 6 डॉक्यूमेंट संलग्न कर दिए, तो 6 नंबर के डॉक्यूमेंट तक अपन ने कंप्लीट कर दी। उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, 8 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब 9 पे देखते हैं अपन, ये देखिए आप 9 पे, तो यहाँ पे अपन ने 6 लिख रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वही ग्रेजुएशन लिख दिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह लगा दी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भर दिए। तो दस्तावेज जो 6 है, 6वां दस्तावेज ही कंप्लीट करता है इस चीज़ को। ठीक है साथियों, तो ये अपन 6 नंबर पर भी सब्जेक्ट भर देंगे। जो भी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट है, आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भर देंगे निश्चित रूप से। मैंने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भर रखा है इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट भर रखे हैं और 6 नंबर पे और हाँ लिख दिया। तो आपको ऐसा कैसा ही, लेकिन ऐसा कैसा नहीं, मतलब जो भी आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट भरने हैं। अगर आपकी सोशोलॉजी तो सोशोलॉजी भरनी है, आपको समाजशास्त्री जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको भरना है। उसके बाद में 10वां नंबर का दस्तावेज आप देखिए, 10वें नंबर के दस्तावेज देखिए क्या लिखा है, स्नातकोत्तर समकक्ष के समस्त सेमेस्टर की अंक तालिकाएं। अर्थात आपके समझने जैसे आपकी जितने भी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर की लगानी है आपको। अर्थात जैसे कि आपने एमएससी की है, एमए किया है, तो जो भी आपने किया है वो 10वें नंबर पे आप भरेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया लागू नहीं है, अर्थात जिस साथी ने फॉर्म कंप्लीट किया है, जिसके लिए कंप्लीट किया गया है, उस पर लागू नहीं होती। अर्थात उसने एमए या एमएससी नहीं की हुई तो उसने लिख दिया लागू नहीं है। तो यदि आपके भी ऐसा है लागू नहीं है तो आप लागू नहीं करेंगे। और यदि आपने एमएससी या एमए कर रखी है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर वही अगली संख्या डाल देंगे, या तो स्नातक होगी स्नातकोत्तर होगी, तो यहाँ 7 संख्या डाल देंगे, 7 नंबर डाल देंगे आप। और वही यहाँ पर पूर्णांक पर देंगे, फिर एमएससी या एमए में आपकी कितने पूर्णांक में से आए, कितने प्राप्तांक है, जो भी डिटेल होगी वो सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी, तीनों जगह प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है ना, यदि आप पे लागू होती है तो आप इसको भरेंगे और नहीं होती है तो नहीं भरेंगे। यदि आपने विस्तृत आवेदन करते समय ये डिटेल दी थी एमए की या एमएससी की तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी। ठीक है साथियों, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन 15वां नंबर, ये 12वां नंबर सॉरी। तो 12वां नंबर पर लिखा हुआ है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए। ठीक है ना, अर्थात लेवल प्रथम के लिए। यदि आप लेवल प्रथम से हैं तो आपकी निश्चित रूप से मार्कशीट लगने वाली है, और यदि आप नहीं हैं तो ये जो साथी ये नहीं है तो इसने लिख रखा है लागू नहीं है, तो लागू नहीं है लिख दिया। और यदि आप पे लागू होती है तो आप ये निश्चित रूप से यहाँ पे 7 और डॉक्यूमेंट लिखेंगे और इधर हाँ लिख देंगे। और उसी के बाद में आप नीचे देखिए 13 नंबर का डॉक्यूमेंट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022। अर्थात आप जो भी रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, ठीक है ना, पात्रता परीक्षा हुई थी, तो वो निश्चित रूप से मार्कशीट वो लगानी है आपको, जो भी सर्टिफिकेट आया था वो सर्टिफिकेट लगाना है 7वें नंबर पे और हाँ लिखना है। फिर वो नीचे 14 नंबर का आप देखेंगे तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल कौन सा, आपने फर्स्ट लेवल से दिया, सेकंड लेवल से दिया, दोनों से लिया। तो इस साथी ने सेकंड लेवल से दिया तो इसने द्वितीय पे राइट कर दिया और लिख दिया, 7वां नंबर का डॉक्यूमेंट रहेगा। और ये 13वें पे जो था ये भी वही चीज़, दोनों एक ही बात है, 13वां नंबर का और 14 नंबर के साथ साथ लिख रखा, मतलब एक ही बात है, दोनों में रीट का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। उसके बाद में आप देखेंगे 15वां नंबर का, ये भी वही है, तीनों मैंने साथ साथ लिखा है। अर्थात जो 7वां नंबर का दस्तावेज होगा वो 7वें नंबर के दस्तावेज में आपको तीनों प्रकार की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि साथी के 105.31 नंबर प्राप्त हुए थे और 70.21% बनी थी। तो जो आपके परसेंट बनी हुई वो आप लिख देंगे और 7वां या फिर आपका डॉक्यूमेंट अभी कौन सा पहुंच गया। यदि आपने जैसे कि एमएससी एमए अगर किया हुआ होगा तो आपका निश्चित रूप से 8वां डॉक्यूमेंट हो गया होगा, नहीं तो आपका भी 7वां हुआ होगा। ठीक है, तो उस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट लिखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं 16वां नंबर का डॉक्यूमेंट। तो देखिए ये भी वही है, 7वां नंबर का दस्तावेज रहेगा, क्योंकि इसमें भी क्या करना है अपने को, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय विषय। ठीक है, अर्थात अपने प्रथम लैंग्वेज कौन सी ली, सेकंड लैंग्वेज कौन सी ली, तो वो 2 लैंग्वेज पढ़नी है। तो इस साथी ने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड अंग्रेजी ली थी और सामान्य अध्ययन से दिया था। यदि आपने विज्ञान से दिया है, विज्ञान गणित जिससे भी दिया है तो वो लिखना है यहाँ पर, जिस नंबर का डॉक्यूमेंट आपका हुआ वो लिख देना है आपको। ठीक है साथियों, तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन 17वां नंबर का डॉक्यूमेंट। ठीक है साथियों, 17वां नंबर का अपना डॉक्यूमेंट हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए। अब बताइए, अब ये सामान्य शिक्षा के पद के लिए है ना, लेवल प्रथम, लेवल प्रथम से नहीं है तो इसने लिख दिया लागू नहीं। और यदि आप लेवल प्रथम से हैं,
BST से आपने किया है तो निश्चित रूप से आप 8 डॉक्यूमेंट लिखेंगे और यहाँ पर प्रवेश तिथि डाल देंगे, जो भी अभी प्रवेश तिथि होगी। प्रवेश तिथि डालने पर इस तारीख को हमारा इस DLED में BST में एडमिशन हुआ था, तो 17 नंबर का डॉक्यूमेंट आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, नहीं तो आपको लागू नहीं है लिखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर के डॉक्यूमेंट पे। ठीक है साथियों, तो 18 नंबर का डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, अर्थात यदि विशेष शिक्षा वाली बात आती है तो निश्चित रूप से आपको ये फिल करना है, नहीं तो लागू है नहीं लिखना है। विशेष शिक्षा वाले होंगे तो वो लिख देंगे, और नीचे की जो कॉलम है 19 नंबर का कॉलम, निश्चित रूप से इसमें वो डेट लिख देंगे किस डेट को हमारा एडमिशन होता है, वो तो विशेष शिक्षा में जाएगा। तो ये 20 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया आपका। ठीक है साथियों, तो जो आप लागू हो रहा है वही डिटेल अपने को देनी है, जो लागू नहीं होता है वहाँ लिख देना है लागू नहीं है, लागू नहीं है। ठीक है ना, उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद में 20 नंबर का डॉक्यूमेंट देखिए आप, ये 20 नंबर का डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा हुआ है कि अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य शिक्षा के पद के लिए। ठीक है ना, अर्थात आपने जैसे कि DLED किया है, BLED किया है, B.Ed किया है, जो भी आपने किया है, तो इस साथी ने B.Ed करा तो B.Ed लिख दिया, और 21वें नंबर के जो दस्तावेज है इसमें यहाँ पे इसने डिटेल लिख दी कि इस डेट को हमारा एडमिशन हुआ था, तो ये डेट आपको लिख देनी है। जाहिर सी बात है भाई, जो आपकी एडमिशन डेट होगी वो आपको एडमिशन डेट लिख देनी, और ये लगभग 8वां नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया इनका। ठीक है, तो ये जो 20वां और 21वां जो दस्तावेज है ये 8वां नंबर का दस्तावेज रहेगा। इसमें आपको B.Ed की मार्कशीट लगानी है, और B.Ed में जो आपकी एडमिशन डेट थी वो एडमिशन डेट यहाँ पर दिखानी है। तो ये किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आते हैं अपन ने कंप्लीट कर लिए, और 21 तक पहुँच गए अपन। 21 तक लगभग अपन ने अभी तक 8 दस्तावेज इसमें शामिल किए हैं। तो ठीक है साथियों, 8 दस्तावेज लगभग कंप्लीट हो गए, आपके किसी के 9 हो गए होंगे। ठीक है ना, यदि आप करेंगे तो। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन 22वां नंबर का डॉक्यूमेंट। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए साथियों 22वां डॉक्यूमेंट ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है निश्चित रूप से कि अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए। अब बताइए, यदि आप विशेष शिक्षा से नहीं है तो जाहिर सी बात है आप ये लिखेंगे लागू नहीं है, और क्या लिखेंगे आप, क्योंकि आप पे लागू नहीं होती है बात। फिर उसके बाद 23वां नंबर का दस्तावेज 23 नंबर पे लिखा हुआ है कि अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के लिए पद के लिए। अब विशेष शिक्षा से आपका कोई संबंध ही नहीं तो वही लिखेंगे आप लागू नहीं, और जिनका है तो वह हाँ लिखेंगे बिल्कुल, और जितना नंबर का दस्तावेज हो, जैसे 9 नंबर का हो तो 9 नंबर लिख देंगे, और जो प्रवेश तिथि है वो उन्होंने स्पेशल BST स्पेशल B.Ed किया है तो प्रवेश तिथि डाल देंगे, नहीं तो लागू नहीं है लिखना है। उसके बाद 24वां नंबर का दस्तावेज देखिए आप, विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, अर्थात जो RCI स्पेशल B.Ed स्पेशल BST करवाती है उसके द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है वह लिखना है आपको निश्चित रूप से। ठीक है ना, वो लगाना है, मतलब उसके साथ संलग्न करना, इसके साथ संलग्न करना है आपको चेकलिस्ट के साथ में, नहीं है तो लागू नहीं है लिखना ही है। उसके बाद में 25वां नंबर का आप डॉक्यूमेंट देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ मूल निवासी प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र की प्रति आपको लगानी, और 90 नंबर का डॉक्यूमेंट हो जाएगा अपना ही। अभी तक अपन ने 8 दस्तावेज संलग्न कर दिए, और 9वां नंबर पर अपन मूल निवासी प्रमाण पत्र लगा देंगे, इसकी प्रति लगा देंगे और हाँ लिख देंगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए 26वां नंबर का डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा हुआ अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र केवल TSP एरिया के पदों के लिए आवेदकों के लिए। मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से साथियों कि जो TSP एरिया के जो निवासी होते हैं ये निश्चित रूप से एक अलग ही टाइप का इनका मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता है। जो TSP एरिया के साथी होते हैं उनके लिए बनता है ये प्रमाण पत्र, वो साथी जानते हैं अच्छे से। और यदि आप TSP एरिया से नहीं है तो आपको इसमें लागू है नहीं है लिखना ही है, तो आपको परेशान नहीं होना। उसके बाद में आप 27वां नंबर का डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें लिखा हुआ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इनकम सर्टिफिकेट, अर्थात जो EWS के साथी हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वह निश्चित रूप से एक अपना आय प्रमाण पत्र देंगे, इनकम सर्टिफिकेट देंगे, जो कि एक सक्षम अधिकारी जारी करेगा। तो वो लिख देना है आपको, और ये लगभग 10वां नंबर का डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपको। ये EWS के साथियों के लिए है। बाकी यदि आप EWS से बिलोंग नहीं करते तो अब लागू नहीं है लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद में 28वां नंबर का डॉक्यूमेंट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र अर्थात कास्ट सर्टिफिकेट। ये साथियों आप ध्यान समझना, इसमें कोई गलती मत करना। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, आदिम जाति, ये सभी साथी। ठीक है ना। उसके बाद में नोट लगा, इस पर लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध प्रमाण पत्र, अर्थात इन साथियों के लिए लगभग जो 6 महीने या साल भर का जो फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम के बाद में आपका जो जाति प्रमाण पत्र आपको नया बनवाना पड़ेगा, तो उनको नया ही बनवाना पड़ता है। बाकी जो ST SC के साथी इनकी बात, इनका एक बार अगर जो जाति प्रमाण पत्र बन जाता है लगभग वो वैध होता है, मान्य होता है, तो इनको तो नया बनवाना है ही नहीं, इनका तो पुराना भी चलेगा। बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है इनको निश्चित रूप से नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, और वह जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। और जो भी आपका 10वां या 11वां नंबर का आपका डॉक्यूमेंट हो गया तो 10 हो गया तो 10 लिखना है, और यदि 11 हो गया तो आपको 11 लिखना है। इस जो साथी इनका लगभग 10वां नंबर का डॉक्यूमेंट होगा जाति प्रमाण पत्र, तो इस पर लिखना है।
उसके बाद में जो मैंने पूरी जैसे कि वीडियो में बताया 29वां नंबर का डॉक्यूमेंट आप ध्यान समझना, ये स्टाम्प पेपर पर आपको कंप्लीट करवाना है। कैसे? आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति परिवर्तन होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 27/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र, अर्थात एक केस आपको शपथ पत्र बनवाना है। ये साथ उन्हीं को बनवाना है जो ये जो डेट दे रहे कि इसके बाद यदि आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, मतलब वैकेंसी के बाद में भी रिन्यू बनवाया आपने, बिल्कुल नया फ्रेश बनवाया, तो निश्चित रूप से 29 नंबर का डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसमें स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है जो भी शपथ पत्र है, और उस पर नोटरी करवानी है। नोटरी करवा के ये आपको संलग्न करना है। ठीक है, नॉर्मल जो शपथ पत्र नहीं चलेगा, आपको स्टाम्प पेपर पे कंप्लीट करवाना होगा, जैसा कि मैंने वीडियो में पूर्व में जानकारी दी थी। तो लगभग ये 11 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया साथियों, और इधर हाँ लिख देना है क्योंकि अपन ने हस्ताक्षरित किया है, वो जो भी होगी उसको अपन सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मतलब स्वयं साइन करेंगे। उसके बाद में आप देखिए अगला 30वां नंबर का डॉक्यूमेंट साथियों, इसमें लिखा हुआ आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो 100 घोषणा पत्र देंगे कि वो राजस्थान के मूल निवासी, अर्थात आपको जो घोषणा पत्र मिलेंगे उनमें आपको एक ये भी मिलेगा मूल निवासी होने का घोषणा पत्र। तो ये नॉर्मल सा घोषणा पत्र होगा, इसमें आपको जो भी डिटेल पूछी जाएगी वो फिल करनी है, और उसके बाद में सब हस्ताक्षरित कर देना, अपनी डिटेल दे देनी, और ये आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये अपन को 12 नंबर पर संलग्न करना है। यदि आपका 13 नंबर होता है तो आप 13 पे संलग्न कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में वही फिर 31वें नंबर पर फिर घोषणा पत्र, विधवा की स्थिति होने पर 100 घोषणा पत्र, और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, अर्थात उनके पति की जो मृत्यु हुई थी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, तो वो आपको लगाना होगा, क्योंकि इसे कहने से नहीं चलेगा काम। और एक साथ में ये भी लिखो पति से लिंक दस्तावेज, अर्थात कोई भी एक साक्ष्य हो, और साथ में पुनर्विवाह नहीं किया है इसका भी घोषणा पत्र, अर्थात आप विधवा हैं, आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। उसी के साथ में अभी तक आपने विवाह नहीं किया है, ये भी आपको घोषणा पत्र देना होगा। और पति से लिंक कोई भी एक दस्तावेज, जैसे कि आपका आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड पर आपके पति का नाम होना चाहिए, न कि पिता का। उस स्थिति में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद में 32वां नंबर का आप डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें लिखा विवाह विच्छिन्न परित्यक्ता तलाकशुदा, अर्थात यदि कोई तलाकशुदा है, ठीक है ना, तलाक हुआ है, तो तलाक होने के बाद में जो भी पुनर्विवाह नहीं किया है उसने इसका घोषणा पत्र देना होगा कि अभी भी वो अकेली रह रही है और तैयारी कर रही है और सर्विस करना चाहती, तो इसका घोषणा पत्र उनको देना होगा। तो ये होगा साथियों 32वां नंबर का डॉक्यूमेंट। अपन एक डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चर्चा की, तो अपने लगभग ये 2 चीज़ें अपने को फिल करनी होती है, बाकी चीज़ें फिल नहीं करनी अपने पास, तो बस ये दोनों कॉलम भरने होते हैं। ये वाला जो कॉलम होगा, इस कॉलम को भी जो टीम होगी दस्तावेज सत्यापन करने वाली वही भरेगी, और ये जो इधर वाला होगा इसको भी वही भरेगी। ठीक है साथियों, और जो भी होगा लास्ट में लोग हस्ताक्षर वही करेंगे जो भी टीम के व्यक्ति होंगे, अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना। तो अपन ने 32 तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए साथियों। अपन नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं 33वां नंबर का डॉक्यूमेंट अपन पहुंच गए। ये साथियों देखिए आप 33वां नंबर का डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा हुआ है संतान संबंधी घोषणा पत्र। ठीक है साथियों, संतान संबंधी घोषणा पत्र, अर्थात जिसने शादी की होगी, विवाहित जो है तो वह इसका लिए काम का है। बाकी यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो संतान संबंधी कोई घोषणा पत्र आपको देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इस शादी के लिए लागू नहीं होता क्योंकि उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। तो उसके बाद में आपका 34वां नंबर का डॉक्यूमेंट देखिए आप, विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, अर्थात ये आपको 4-5 घोषणा पत्र निकलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, विवाह वाला, धूम्रपान वाला, दहेज नहीं लेने वाला और शैक्षिक प्रशैक्षिक वाला, इस टाइप के निकलेंगे। तो विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, अर्थात आपको घोषणा करनी पड़ेगी जब भी आपका विवाह होगा आप कभी भी दहेज नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 13वें नंबर पर आपको शपथ पत्र लगा देना है। यदि आपका 14 होता है, 15 होता है तो आपको वो संख्या यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद में 35वां नंबर का आप डॉक्यूमेंट देखिए, भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी आपका दस्तावेज होगा वो दस्तावेज लिखेंगे और हाँ लिखेंगे, और यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो जैसे बात इसको आप छोड़ देंगे, लागू नहीं है लिख देंगे। उसके बाद में ये सब लगभग वही बात है। 36वां नंबर का डॉक्यूमेंट वही है, भूतपूर्व सैनिक संबंधित तो मैंने लागू नहीं है लिख दिया है ना, सब घोषणा करनी इनको। 37वां नंबर का देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो ठीक है अपना खेल प्रमाण पत्र दे सकते हैं आप, नहीं है तो लागू नहीं है लिख देंगे। उसके बाद में 38 नंबर, यदि आप दिव्यांग हैं तो निश्चित रूप से जो भी मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको एक निःशक्तता प्रमाण पत्र दिया गया होगा, भाई इनको ये प्रॉब्लम है, इस प्रकार से निःशक्त जन है, तो वह आपको डॉक्यूमेंट संलग्न करना है, और यदि आप निःशक्त जन नहीं है तो आपको लागू नहीं है लिखना है। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका 38वां नंबर का डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपन चलते हैं 39वें नंबर के डॉक्यूमेंट। ठीक है, 39 के डॉक्यूमेंट चर्चा करते हैं। इसमें आएगा आपको आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी घोषणा पत्र, अर्थात आपके खिलाफ कोई भी FIR किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं चल रहा, आप निश्चित रूप से ईमानदार हैं, आप किसी प्रकार की FIR आपके ऊपर नहीं है तो आपको नहीं ये लिखना है। ठीक है ना, तो ये 14 नंबर का डॉक्यूमेंट है, 100 घोषणा पत्र देना है और उसमें आपको डिटेल लेनी है, हाँ मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है और मैं ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। ठीक है साथ ही 39वां नंबर का डॉक्यूमेंट हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं 40वां नंबर का डॉक्यूमेंट। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है
राज्य की सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। अर्थात यदि आप किसी जगह दूसरी जगह सर्विस कर रहे हैं और वहाँ से आप इधर आना चाहते हैं तो वो एक आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र बना के देंगे कि हाँ ये वहाँ पर अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और जॉब करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, तो आपके लिए तो जाहिर सी बात है लागू नहीं होगा, तो आपको लागू नहीं है लिखना है। जो सर्विस करते होंगे पहले से उनके लिए ये लागू होगा। उसके बाद में अपन 42 डॉक्यूमेंट देखते हैं। 42 नंबर का डॉक्यूमेंट या आई सर्टिफिकेट संबंधित है, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, यदि आपने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख से कम अपनी आय बताई थी तो आपको आय प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा। ठीक है साथियों, अपना आय प्रमाण पत्र बनवा करके देना होगा। जो भी जैसे 14, 15, 16 नंबर का आपको डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट लिख देना है और हाँ लिख देना है। उसके बाद में वही फिर शैक्षिक प्रशैक्षिक वाला घोषणा पत्र देना है आपको 43 नंबर पे। ठीक है, आपको 100 घोषणा पत्र मिल जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे स्टडी विद कुलदीप, तो वहाँ पर भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। परफॉर्मा देख सकते हैं किस प्रकार का आपको शपथ पत्र मिलने वाला है, घोषणा पत्र मिलने वाला है। ठीक है साथ ही उसके बाद 44वां नंबर का आप डॉक्यूमेंट देखिए, अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। अर्थात यदि लास्ट में आपने सबसे लास्ट में यदि आपने बीएड की है तो निश्चित रूप से आपको बीएड करने के बाद में टीसी और सीसी करेक्ट सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों के दोनों मिले होंगे, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा। जो भी आपका 16, 17 नंबर डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो चरित्र प्रमाण पत्र लगवाना है आपको 144 नंबर पे, लगभग ये 16 डॉक्यूमेंट हो गए। यहाँ पर हमने कुल योग लिख दिया 16, यदि आपके 17 हुए हैं तो 17, 18 जो भी आपके हुए हैं वो आपको यहाँ पर बढ़ने हैं साथियों। और इस साथी के लगभग 16 डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। तो इन्होंने 16 तक डॉक्यूमेंट बता दिए, 16 दस्तावेज लगभग इनके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में फिर समस्त दस्तावेज उत्क्रम लिस्ट के साथ में दस्तावेज लागू नहीं है उनके आगे कॉलम में लागू नहीं है अंकित करिए, तो अपने कंप्लीट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले यहाँ पे स्थान लिख देना है, जो भी आपको स्थान है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। उसके बाद दिनांक डाल देनी है, जिस दिनांक अपन वहाँ जाएंगे वो डाल देना। मोबाइल नंबर जरूर लिखना साथियों। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो निश्चित रूप से आपको कॉल कर देंगे और आपको बता देंगे, पूरी सूचना दी जाएगी। तो मोबाइल नंबर जरूर लिखें। इधर आपके हस्ताक्षर कर दें, आप हस्ताक्षर करने के बाद नाम लिख दें, अपना पता लिख दें, फिर अभ्यर्थी के द्वारा स्थापित यहाँ लिख दें मैं अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र, जाति, निवासी का व्यवसाय, मेरा व्यवसाय ये, और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर कर दें। और लगभग आपकी पूरी पूरी लिस्ट जो है साथियों कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थी सारी पूरी वीडियो अपन ने बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश की। 44 प्रकार के डॉक्यूमेंट अपने समझाएं एक एक करके, किसमें हाँ लागू नहीं है, किसमें क्या चीज़ें हैं, सारी अपने चर्चा की। ठीक है साथियों, तो आपको इस प्रकार के 3 सेट बनाने, 2 सेट तो आपको लगभग वहाँ पे जमा कराने जहाँ पे चेक होंगे, और 1 सेट आपके पास खुद के पास लिखना है। पूरे के पूरे जो रियल डॉक्यूमेंट है आपके वास्तविक डॉक्यूमेंट है उनको साथ में लेकर जाना है। 3 सेट बनाने, सावधानीपूर्वक बनाने, कोई भी कमी नहीं रखनी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और लगभग ये चैनल जो आपका स्टडी विद कुलदीप चैनल है आपको रीड के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, और जो भी आपको जानकारी होगी लास्ट तक आपकी जानकारी में आपकी मदद करता रहेगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर। थैंक यू, नमस्कार।